So hello everyone, myself Shasta. So I am here with a new video on the topic cloze test. Today I will tell you the trick that how to solve the cloze test in an easy way. Okay, so don't worry, cलोज टेस्ट बहुत ज़्यादा इजी होता है. ठीक है, बस आपको समझने की बात है कि क्लोज टेस्ट में सबसे पहले आपको एक यू हैव बीन गिवन ए पैसेज एंड फ्रॉम दैट पैसेज यू शुड नो दैट व्हाट इज़ द मेन आइडिया ऑफ दैट पैसेज. अगर आपको इसके मेन आइडिया के बारे में पता लग गया देन इट्स सो ईजी. ठीक है, आपको बहुत ईजीली जो है वो समझ आ जाएगा. और क्लोज टेस्ट में एक और बात ध्यान में रखना, ऑल द सेंटेंसेज आर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, ये सब सेंटेंसेज एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं. तो इस बात का जो है वो अच्छे से ध्यान रखना. और जो आपका क्लोज टेस्ट है इज़ वेरी इजी और यू कैन ईजिली स्कोर 4 to 5 मार्क्स इन दिस. ठीक है, और किसी का इंग्लिश सेक्शन वीक है सो मैं तो बोलती हूँ यू मस्ट टेक केयर दैट यू शुड टेक एटलीस्ट 3 to 4 मार्क्स इन द क्लोज टेस्ट. ठीक है, और आपको जो है वो इसमें जो है वो ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. ठीक है, क्लोज टेस्ट में आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. यहाँ से आपके मार्क्स जो है वो पक्के हो जाते हैं. ठीक है, सो डोंट वरी. अब मैं आपको बताऊंगी आपने क्लोज टेस्ट करना कैसे है. ठीक है, सबसे पहले तो आपको पूरा पैसेज ये पढ़ना है. ठीक है, पढ़ने के बाद जो है देखो पैसेज में क्या लिखा है. इन अ स्ट्रेंज डैश द प्रोडक्शन एंड द कंजप्शन ऑफ द इवेंट become cause for concern dash wonders whether new forms of non-caring or violence are appearing somehow silence even dash quietly suppresses the meditation on such events dash a professor I can recollect the number of occasions when my students have cried as we have discussed such events in class dash society some so indifferent. ठीक है, सो इसको सबसे पहले आपने रीड कर लेना है. मैं आपको सजेस्ट करूँगी, आई विल सजेस्ट यू दैट यू शुड रीड दिस पर्टिकुलर पैसेज 2 to 3 times थॉरोली. रीड करने के बाद जो है वो आपको इसका ओवरव्यू लेना है कि मेन बात किसके बारे में हो रही है. तो मेन बात किसके बारे में हो रही है, इवेंट के प्रोडक्शन और कंजप्शन के. और प्रोफेसर इसमें जो है वो आई वर्ड यूज़ हुआ है इन सब्जेक्टिव केस. अगर मी होता है यहाँ तो मीन्स इन ऑब्जेक्टिव केस. पोजेशन को शो कर रहा है मीन्स प्रोफेसर अपना कोई बता रहा है इसमें किस्सा. ठीक है, प्रोफेसर ने सारा का सारा जो है वो क्या किया हुआ है, बता रहा है अपनी पूरी की पूरी, बोल सकते हैं स्टोरी तो नहीं बोल सकते पर इवेंट को जो है वो बता रहा है कि इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ तो कैसे कैसे हुआ और क्या था उसमें और क्या नहीं था. ठीक है, द मेन थीम इज दिस. सो नाउ इन अ स्ट्रेंज डैश ये तो सबको पता होता है स्ट्रेंज क्या होती है. वे स्टेप फॉर्म मेथड यू ऑल नो दैट, ये तो बहुत कॉमन है, क्लीशे ही हो गया है ये, है ना. दिस इज अ क्लीशे, इतना कॉमन है. क्लीशे मीन्स ओवर यूज टर्म्स एंड एक्सप्रेशंस. ठीक है, तो ये क्या हो गया, क्लीशे ही है कि स्ट्रेंज वे ही होती हैं हमेशा. स्ट्रेंज का मतलब सबसे पहले, और मैं आपको एक और बात जो है वो बताना चाहूँगी, अगर आप जो है एंटोनिम और सिनोनिम के लिए आपको पता नहीं लग रहा है कि हाउ यू हैव टू प्रिपेयर, देन आई विल सजेस्ट यू कि जितने भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको देखिए. उनमें जितने भी आपके वर्ड्स आए हैं, डिफ़िकल्ट वर्ड्स जिनकी आपको मीनिंग नहीं पता है, सो go on to the Google, search them, search both the antonym and synonyms of that particular word. ठीक है, और फिर नोट डाउन कर लीजिए. तो इस तरीके से आपके हो जाएंगे. तो स्ट्रेंज का अगर मैं आपको सिनोनिम बताऊं सो इट्स पेक्यूलियर. पेक्यूलियर मीन्स अजीब, स्ट्रेंज मीन्स अजीब. सो ये अजीब वे है कि प्रोडक्शन और कंजप्शन जो है इवेंट की वो कॉज ऑफ कंसर्न बन गई. अब प्रोडक्शन और कंजप्शन से क्या मतलब है, प्रोडक्शन का मतलब है इनपुट. ठीक है, इनपुट मीन्स जो इनपुट आप दे रहे हैं उस इवेंट में. ठीक है, इनपुट आप जो दे रहे हैं, प्लान्स बना रहे हैं, अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं, दैट इज नोन एज द इनपुट. सजेशंस दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं. ठीक है, सो प्रोडक्शन मीन्स यहाँ पे इनपुट और कंजप्शन का मतलब यहाँ पे क्या है, आउटपुट. मीन्स जो आपकी आउटपुट निकलेगी, द ओवरऑल रिजल्ट, द आउटकम, द फाइनल आउटकम, आउटकम कंसिक्वेंस. ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कंजप्शन. सो कंजप्शन ऑफ इवेंट की जो इनपुट और आउटपुट है किसी भी इवेंट की, वो बहुत ज़्यादा कॉज ऑफ कंसर्न बन गई. कॉज मीन्स रीज़न, कंसर्न मीन्स चिंता का विषय बन गई है. ठीक है, अब क्यों बन गई ये चिंता का विषय, क्योंकि आप लोगों को पता ही होगा. ठीक है, जब भी हम कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं या कॉलेज में कर रहे हैं, स्कूल में कर रहे हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इनपुट देते हैं, ऑन द अदर हैंड सम डोंट. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जब आप, जो बच्चा ज़्यादा इनपुट दे रहा होता है, ठीक है, उसका तो कुछ नहीं है, लेकिन जो आउटपुट है वो कम हो जाती है. अगर कम बच्चे आप भाग लेंगे, कम बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, देन द आउटकम विल ऑल्सो बी अफेक्टेड, है ना, उस पर जो है वो अफेक्ट पड़ेगा. ठीक है, सो अफेक्ट और इफेक्ट जो है वो आपको पता है, दो वर्ड्स हैं. और ये 2019 के आई गेस क्वेश्चन पेपर में ये वर्ड आया था आपको कि ही वॉज डीपली अफेक्टेड बाय हिज फादर्स डेथ, कुछ ऐसा ऐसा क्वेश्चन था. और क्लोजेस्ट से पहले वाला क्वेश्चन था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एचपी पुलिस कांस्टेबल में. सो वहाँ पे जो है वो आपका अफेक्ट और इफेक्ट वर्ड का आया था. सो
अफेक्ट वर्ड का मतलब पता है क्या होता है? जैसे सपोज कि ये दीपक है, ठीक है, ये अभी जला हुआ है, ठीक है, अब इसके ऊपर क्या आई? आंधी आ गई सपोज, तो दीपक बुझ गया, ठीक है, दीपक के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा? अभी दीपक के ऊपर आंधी ने अफेक्ट किया है, ए वाला। अब इस अफेक्ट से क्या हुआ कि दीपक जो है वो बुझ गया, तो इट मीन्स इट्स इफेक्ट, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अफेक्ट एंड इफेक्ट। अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना, ए वाले अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव, ऑन द अदर हैंड ई वाले का होता है फाइनल रिजल्ट जो है वो आपका, ठीक है, फाइनल रिजल्ट। अब यहाँ देखो, जो आपका ये प्रोडक्शन और कंजप्शन मींस इनपुट और आउटपुट जो है किसी भी इवेंट की, ये कॉज ऑफ कंसर्न क्यों बन गई है, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि जब भी कोई चीज़ हो रही है उसमें पार्टिसिपेशन जो है बहुत लेस रहती है, ठीक है, और जो कर रहे हैं पार्टिसिपेट वो अपने सेशन दे रहे हैं, पर उसमें भी कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ मज़े मज़े के लिए करते हैं, और वहाँ पे जो है वो क्या होता है, इनपुट आउटपुट नहीं दे पाते। अब देखो, डैश वंडर्स वेदर न्यूअर फॉर्म्स ऑफ नॉन केयरिंग एंड वायलेंस आर अपीयरिंग। अब यहीं से इस इनपुट आउटपुट से ही क्या होता है कि कोई प्लान में अपने सजेशन दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, और इवेंट की आउटपुट अच्छी नहीं आएगी, तो इट मीन्स यहीं से जो है वो आपकी क्या आ जाती है? वायलेंस, अहिंसा। और नॉन केयरिंग, नॉन केयरिंग होता है जब हम किसी के प्रति जो है वो सिंपैथी नहीं दिखाते, वी डोंट शो एनी सिंपैथी। सो सिंपैथी और एम्पैथी भी दो वर्ड्स हैं, ठीक है, ये सिंपैथी और ये वर्ड है एम्पैथी। सो सिंपैथी का मतलब होता है, एस वाले सिंपैथी का मतलब होता है जब हम किसी के प्रति जो है वो वी शो सम सॉर्ट ऑफ अटेंशन, ठीक है, और जो एम्पैथी होता है उसका मतलब होता है कि जब मैं आपको अपनी जगह रख के देखूंगी, मीन्स आई एम केयरिंग फॉर यू, ठीक है, बट एक्सचेंजिंग द प्लेसेस, ओके, सिर्फ एजम्पशन हो रही होती है कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं तुम्हें उस तरीके से जब अंडरस्टैंड करती किसी की फीलिंग्स को, दैट इज नोन एज एम्पैथी। एम्पैथी मीन्स टू अंडरस्टैंड वंस फीलिंग्स, एंड सिंपैथी मीन्स टू शो अटेंशन एंड केयर। अब देखो यहाँ पे, डैश वंडर्स वेदर न्यूअर फॉर्म्स ऑफ नॉन केयरिंग एंड वायलेंस आर अपेयरिंग। अब इसका ऑप्शन देखो, एनीवन, समवन, वन, समबडी। अब यहाँ पे, अब देखो, सारे ही तो नहीं सोचने लगते, वंडर का मतलब होता है एज्यूम करना, थिंक करना, ठीक है। सो अब यहाँ पे सारे तो नहीं सोचने लगते ना, अगर कुछ इनपुट आउटपुट की बात हो रही होगी, कोई इवेंट चल रहा होगा, सारे तो आउटपुट के बारे में नहीं सोचते ना, ठीक है, सारे तो चिंता नहीं करते इस चीज़ के बारे में, ठीक है। सो हमें कोई एक आधा होगा जो टेंशन लेगा। सो यहाँ पे जो है हम इंडिविजुअल पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, हम सबको एज अ होल लेके नहीं चल रहे हैं। जब हम सबको एज अ होल लेके चलेंगे तो हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे कि समबडी, कि सब में से किसी ने, है ना, समवन। अभी हम यहाँ पे किसकी बात करें? वन, इसका राइट आंसर है वन। वन क्यों? क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो आपका वर्ड वंडर है वो आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस लगा हो तो इट मीन्स वो सिंगुलर वर्ब है। सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर वर्ब मीन्स वंडर्स जो है यहाँ पे क्या है? सिंगुलर, तो हम इंडिविजुअल पर्सन को लेंगे, क्योंकि आपको पता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सिंगुलर वर्ब टेक्स सिंगुलर सब्जेक्ट, ओके। सो यहाँ पे देखो, डैश वंडर्स वेदर न्यूअर फॉर्म्स ऑफ नॉन केयरिंग एंड वायलेंस आर अपीयरिंग, somehow silence, even dash quietly suppresses the meditation on such events। अब इन इवेंट्स में चुप्पी, साइलेंस क्या होती है? चुप्पी। और ऐसी क्या चीज़ है, ठीक है। अब देखो, अब कोई इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसमें 4 पर्सन है, ठीक है, 3 पर्सन जो है बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं, बोल रहे हैं, सजेशंस दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, ठीक है, ओपिनियंस शेयर कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक जो है वो चुप है, ठीक है, और वो क्या शो कर रहा है? क्या शो कर रहा है? वो एक जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। सो ऐसे इवेंट्स में जो है, जो मेडिटेशन क्या होता है? ध्यान। अब ये वो वाला ध्यान नहीं है, मतलब ये इवेंट की तरफ वाला जो ध्यान है वो जो है वो क्या होता है? सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दब जाता है, सप्रेस का मतलब होता है दब जाता है। सो यहाँ पे देखो, अब सम हाउ साइलेंस, एक चुप्पी, और एक और चीज़ ऐसी क्या है, अब हम ऑप्शंस में देखेंगे, जो कि सप्रेस कर देती है ध्यान को। अब क्या चीज़ सप्रेस कर देती है? अब देखो, अटेंशन, रिगार्ड, बायस, इनडिफरेंस। अटेंशन तो करेगी नहीं, अब चुप वो तभी है ना, क्योंकि क्या पता वो अटेंशन दे रहा हो या क्या पता वो ना दे रहा हो, है ना, क्या वो सुनना ही नहीं चाहता हो। बायस, बायस होता है जब हम किसी के प्रति जो है प्रीजुडिस बना देते, प्री माइंड सेट, कि हम जैसे समझ लो लुक्स से बना लेते हैं, आजकल तो लुक्स का ज़माना है ना, तो लुक से जो है हम क्या बना लेते हैं कि ये पर्सन ऐसा होगा, लेकिन रियलिटी में वैसा नहीं होता है, बट हम एक माइंड सेट कर लेते हैं कि यस दिस पर्सन इज दैट, ठीक है। और रिगार्ड क्या होता है? रिस्पेक्ट देना। तो अगर वो चुप है तो इट डजेंट मीन कि वो रिस्पेक्ट देने लग पड़ा होगा अब, है ना, क्योंकि इवेंट में चुप रहना रिस्पेक्ट देना नहीं होता है, ठीक है। ये तो फिर क्या होता है कि मतलब
वो बंदा इंटरेस्ट ही नहीं रखता, ही इज़ डिसइंटरेस्टेड। सो यहाँ पे जो आपका राइट वर्ड है वो आएगा इंडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब होता है डिसइंटरेस्ट, टू शो, टू शो यू कैन से डिसइंटरेस्ट टूवर्ड्स एनीथिंग। ठीक है, सो यहाँ पे इवेंट के प्रति एक साइलेंस, जो बंदा चुप खड़ा होगा और जो डिसइंटरेस्ट शो करेगा। ये दो तरह के जो आपके हो सकते हैं रीजंस, जो कि क्या होंगे, मेडिटेशन, मतलब कि इवेंट्स के प्रति जो ध्यान होगा वो केंद्रित नहीं हो पाएगा इन दो इवेंट्स की मदद वजह से, इन दो चीज़ों की मदद से, एक साइलेंस और एक आपका आ गया डिसइंटरेस्ट। अब नेक्स्ट देखो, डैश अ प्रोफेसर। मैं बोलूँ एज अ टीचर मैं आपको बता रही हूँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज अ प्रोफेसर। यहाँ पे क्या आएगा, एज अ प्रोफेसर। यहाँ पे एज अ प्रोफेसर क्यों आएगा, क्योंकि लाइक का मतलब क्या होता है, जब दो चीज़ें सेम होती है, सिमिलर, है ना। और अलाइक का मतलब क्या होता है, अलाइक का मतलब होता है सिमिलर वे, जब दो से ज़्यादा चीज़ें सिमिलर हो तो अलाइक होता है। या अलाइक का मतलब होता है काम करने के सेम तरीके, सिमिलर वे। ठीक है, एज का मतलब होता है कि मैं जो हूँ अभी, मैं उस उपाधि से आपको जो है वो बता रही हूँ, तो इट मीन्स वहाँ पे क्या लगेगा, एज लगेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या आएगा, एज वर्ड आएगा कि एज अ प्रोफेसर मैं जो हूँ वो रिकलेक्ट कर रही हूँ नंबर ऑफ ओकेजन्स को जहाँ पे जो है मेरे स्टूडेंट्स ने रोया है। ठीक है, क्यों रोया है, क्योंकि इसी वजह से, क्योंकि ये जो है वो क्या जाते हैं, इसके इंडिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं ना, इस वजह से। आपको पता है इंडिफरेंस आ जाता है अगर कोई एक इनपुट दे रहा है, आउटपुट नहीं दे रहा। सो क्या होता है कि एक माहौल जो चेंज हो जाता है। अब नेक्स्ट देखो, डैश सोसाइटी सम्स सो इंडिफरेंट। इतना कुछ होने के बावजूद भी सोसाइटी सम्स सो इंडिफरेंट। सम्स मीन्स कि सीम्स, सम्स का मतलब होता है सीम्स। ठीक है, सोसाइटी फिर भी जो है वो इंडिफरेंट। इंडिफरेंट का मतलब होता है कि जिसमें कोई सिंपैथी ना हो, अनकंसर्न्ड हो, उसको बोलते हैं इंडिफरेंट। कि सोसाइटी जो है वो क्या रही, फिर भी इंडिफरेंट ही रही। सोसाइटी मीन्स हमारा जो समाज है, ठीक है, हमारा जो क्या है समाज है, वो क्या रहा, फिर भी इंडिफरेंट ही रहा। सो यहाँ पे जो आपका डैश सोसाइटी सीम्स इंडिफरेंट है ना, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा कि इतना कुछ होने के बावजूद भी, अभी तक भी, फिर भी सोसाइटी जो है वो क्या है, इंडिफरेंट है। सो फिर भी और अभी तक की इंग्लिश क्या होगी, येट हेंस दस सो। अब ये दस और हेंस तब लगते हैं जब हम कंक्लूड कर रहे होते हैं। वी आर नॉट कंक्लूडिंग हियर, वी आर जस्ट टेलिंग कि अभी तक भी सोसाइटी का माइंड सेट बता रहे हैं। सो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा, येट। येट इज़ द राइट आंसर। ठीक है, येट का मतलब क्या है, अभी तक, फिर भी। मैं बोलूँ मैंने अभी तक ये काम नहीं किया, मैंने फिर भी ये काम नहीं किया, आई हैव नॉट डन दिस वर्क येट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, येट सोसाइटी सम्स सो इंडिफरेंट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया, इस तरीके से आपने रिलेट करना है। यू हैव टू रिलेट द डिफरेंट लाइंस ऑफ क्लोज टेस्ट। ठीक है, अपने आप को उस जगह रख के देखना है कि अगर आप होते तो आप क्या बोलते, आप क्या वर्ड भरते। ठीक है, और अगर आप इस पैसेज को लिख रहे होते तो आप किन वर्ड्स का यूज़ करते गिवन ऑप्शंस में से। एंड द सेकंड थिंग कि स्टार्टिंग में ऐसे लगेगा आपको कि अभी नहीं आ रहा है समझ, लेकिन जब आप 2 या 3 जो MCQ सॉल्व करोगे रिलेटेड टू दिस क्लोज टेस्ट, देन यू आर एबल टू टैकल एवरी क्लोज टेस्ट ऑफ एवरी एग्जाम। किसी भी एग्जाम का क्लोज टेस्ट उठा लेना, आप बहुत ईजिली जो है वो टैकल कर पाओगे। क्यों टैकल कर पाओगे, क्योंकि आपको जो ट्रिक पता होनी चाहिए। ट्रिक है, पहले ओवरव्यू लो। सेकंड थिंग, सारी लाइंस एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड होती हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है। फिर थर्ड थिंग, अपने आप को उस जगह रख के देखो, उसके बाद जो है वो सोचो कि अगर मैं इस पैसेज को लिख रहा होता तो मैं क्या वर्ड्स जो है वो यूज़ करता। ठीक है, और सबसे पहले तो आपको फर्स्ट लाइन समझ आ जाती है, देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दी होल पैसेज ईजिली। ठीक है, तब आपको जो पूरा पूरा पैसेज जो है वो समझ आ जाता है। ठीक है, और वन मोर थिंग, आपको जो है वो कुछ वर्ड्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, जैसे अफेक्ट है, इफेक्ट है, इन सब वर्ड्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि 2019 का अगर आप क्वेश्चन पेपर उठाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे कि आपको अफेक्ट और इफेक्ट वर्ड का फिल इन द ब्लैंक्स आया हुआ है, अफेक्ट और इफेक्ट वर्ड का। सो अफेक्ट और इफेक्ट वर्ड का, अफेक्ट का मतलब होता है प्रभाव पड़ना। सपोज ये कोई दीपक है, ठीक है, ये जल रहा है, ठीक है, तो अब देखो आंधी आ गई, तो आंधी ने इस पे क्या डाला, प्रभाव डाला। और इफेक्ट का मतलब होता है रिजल्ट, तो आंधी के प्रभाव से क्या हुआ, ये बुझ गया। सो इट मीन्स ये क्या है, इफेक्ट है। जैसे समझ लो कि आपको सपोज कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे उसमें एग्जांपल आया था आफ्टर हिज ग्रैंडफादर्स डेथ की, कुछ ऐसा है कि समझ लो किसी की डेथ हो जाती है, ठीक है, आपको सबसे पहले वो डेथ क्या करेगी, प्रभाव करेगी, मीन्स अफेक्ट करेगी।
और अफेक्ट किस वे में करेगी, तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, इफेक्ट ये आएगा कि आप जो डिप्रेस्ड हो जाओगे या कुछ भी हो जाओगे, ठीक है, तो आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा। तो ये होता है इस तरीके से अफेक्ट और इफेक्ट में जो है वो फ़र्क होता है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्लोज टेस्ट को रीड करना है, रीड करने के बाद ओवरव्यू लो, 2 या 3 बार सबसे पहले रीड करो, ओवरव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। आई होप आई एम एबल टू give you an idea that how you have to solve the cloze test. So thanks for watching this video and please like, share and subscribe. और जिन्होंने जो है अभी भी शेयर नहीं किया वो प्लीज़ कर दे। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एचपी पुलिस कांस्टेबल का डिटेल में सिलेबस डिस्कस करूँ, सो देन आई विल डिस्कस द सिलेबस ऑफ इंग्लिश सेक्शन। सो अब आप प्लीज़ इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे जो वर्ड इनडिफरेंट, आई थिंक मैंने इसका बताया नहीं। इनडिफरेंट का मतलब होता है जब सिंपैथी नहीं होती है, हमें कंसर्न नहीं होता है, हम अनकंसर्नड होते हैं। तो एक वर्ड होता है सिंपैथी, एक वर्ड होता है एम्पैथी। सिंपैथी का मतलब होता है जब हम किसी के प्रति जो है वो अटेंशन शो करते हैं, ठीक है। और एम्पैथी का मतलब होता है हम किसी को अपनी जगह रख के देखते हैं, कि हम अपनी जगह रख के किसी की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करना। टू अंडरस्टैंड वंस फीलिंग इज नोन एज एम्पैथी एंड टू पे अटेंशन और टू शो केयर, तो वहाँ पे आ जाएगा आपका वर्ड सिंपैथी, ओके। तो इसीलिए जो है वो ईजी होता है, क्लोज टेस्ट इतना टफ नहीं होता है। तो अब आप 2 या 3 क्लोज टेस्ट सॉल्व करना, इसी तरीके से करना है कि क्लाइंट समझ के करना। 2 या 3 क्लोज टेस्ट के बाद जो है आपको इजीली समझ आ जाएगा, ओके। सो प्लीज़ स्टे ट्यून, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई होप आई एम प्रोवाइडिंग यू विद अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन अ सिंगल वीडियो, ठीक है। आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों की इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। सो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।